दोस्तों और साथियों, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है तब तक सही माना जाता है जब तक उसमें विश्वास हो। लेकिन जिस दिन से विश्वास टूटता है उसी दिन से वह रिश्ता जो होता पूरी तरह से तबाह हो जाता है। और तबाह होने के बाद परिवार का जो हश्र होता है वह कोई सोच नहीं पाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसा ही होता है। एक महिला होती है, बस चंद अपने खुशियों के लिए ऐसा काम करती है कि जिसकी वजह से उसका जो पति होता है इस दुनिया को छोड़ कर चली जाती है। और उसी महिला की वजह से कई लोग जेल के सलाखे को पीछे भी पहुंच जाते हैं। लेकिन लोगों के कानों में जब सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनने के बाद लोगों के रूह तक खड़े हो जाते हैं। आखिर क्या था आज की घटना में? आज की घटना में क्या हुआ? आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं हाथों से कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज जो वीडियो है इम्पोर्टेंट के नाते काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश और उसी में एक ज़िला पड़ता है मुरादाबाद, और ठीक उसी का मुंडा पांडे एक थाना लगता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक 15 जुलाई का ही। अब सुबह सुबह का टाइम होता है तो मुंडा थाने के थाना प्रभारी होते हैं नवाब सिंह, अपनी थाने में बैठे होते हैं, कुछ पुरानी फाइलों को अब पलट रहे होते हैं। तभी उन्हीं के सामने एक महिला पहुंचती है, उसी के साथ कुछ और व्यक्ति होते हैं। वह महिला उनके सामने जैसी खड़ी होती है कहने लग जाती कि साहब हमारा नाम है मंजू, हमारा अपना पति है साहब सुखपाल। साहब हम अपने पति सुखपाल को लेकर अपने ही ननद के यहाँ जो ठीक ही खाड़ी खेड़ा में रहती है उसी के पास आए हुए थे। 4 दिन तो हमारे पति का तौर तरीके से खूबसूरत तरीके से हमारी ज़िंदगी अब बीतती, लेकिन कल शाम के टाइम जो होते हैं हमारे पति इधर सुखपाल जो होता है बिना बताए कहीं चले जाते हैं, लेकिन दोबारा घर लौट के वापस नहीं आते हैं। थाना प्रभारी नवाब सिंह कहने लग जाते हैं कि आखिर क्या लग रहा है, तुम्हारे पति कहाँ जा सकते हैं? यह बात जब मंजू सुनती कहने लग जाती कि साहब हमारे पति जो होते हैं मंजू खुद अपने बहनोई राजीव कुमार के साथ घर के रात के टाइम सिर्फ आम खाने के लिए बाग में निकले हुए थे। लेकिन हमारे जो नंदोई होते हैं राजीव जो होते हैं घर लौट के तो आ जाते हैं, लेकिन हमारे पति सुखपाल घर लौट के नहीं आए। सब हमें शंका हो रहा है कि बस करो, हमारे ही नंदोई का उसमें कुछ ना कुछ हाथ ज़रूर है। अब पुलिस के सामने जैसे ही राजीव को नाम आता है तो पुलिस को बड़ी तसल्ली होती है कि आखिर पुलिस के सामने सीधा स्वभाव में देखा जाए राजीव का नाम आ चुका होता है, जिसका पुलिस समझ जाती है कि बस करो इसमें राजीव का हाथ है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त मंजू से ही राजीव के नाम की एक लिखित लेती है। लिखित लेने के बाद पुलिस की टीम एक्शन में आ जाती है और एक टीम लेती है, और लेने के बाद मंजू को भी साथ ले लेती है और लेकर खाई खेड़ा अब गांव पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद जैसे ही घर में जाती है तो पता चलता है घर में अब राजीव कुमार होता नहीं है, लेकिन राजीव की अपनी पत्नी होती है उषा, वही होती है। और पुलिस की टीम जैसे ही अब इधर सुखपाल के बारे में पूछताछ करती है तो इधर जो होती उषा करने लग जाती कि साहब हमारे भाई साहब और साथ में हमारे अपना जो पति होता है राजीव कुमार और साहब मंजू का ही एक अपना कोई दूर दराज का भाई होता राजकुमार, तीनों शाम के टाइम में कमरे में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। लेकिन उसी वक्त हमारे दोनों बच्चों को काफ़ी गहरी नींद आने लग जाती है, जिसकी वजह से हम छत पर सोने के लिए आ जाते हैं। लेकिन रात बिरात ना जाने कहाँ तीनों मिलकर निकल गए, दोबारा लौट कर सुखपाल वापस नहीं आया। लेकिन हाँ साहब हमारे जो पति है हमसे यही बात कह रहे थे कि हम बाग में गए हुए थे, लेकिन बाग में जो होता है सुखपाल को काफ़ी गहरी नींद आ जाती है, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन उसी वक्त सुखपाल ना जाने कहाँ चला गया था, हम लोग घर वापस आ गए थे।
यही बात जब पुलिस सुनती है, सुनने के बाद पुलिस को यकीन नहीं होता कि आखिर मंजू पुलिस के सामने इस बात की जिक्र क्यों नहीं की, हम अपने पति के साथ बाग में गए हुए थे लेकिन वहाँ नींद आ गया था, उन्हें छोड़कर हम घर वापस आ गए थे। पुलिस के सामने तुरंत शंका जाहिर होने के लिए एक स्वाभाविक बन जाता कि बस करो, इसमें मंजू जो होती है पुलिस के सामने कुछ ना कुछ सच्चाई छुपा रही है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है मंजू से अब दोबारा पूछताछ करना नहीं चाहते, इसलिए पुलिस की टीम अब उषा का अपना जो पति होता है राजीव को अपने हिरासत में लेने के लिए अब तैयारी कर लेती है। सबसे पहले राजीव की तलाशी करने के लिए पुलिस की टीम 2-3 लग जाती है, लेकिन चंद घंटे के अंदर जो होता है राजीव का पता चल जाता है। पुलिस की टीम उसके पास पहुंचती है। पहुंचने के बाद उसको उसी समय अब थाने मुंडा पांडे ले जाती है, लेकिन जब इधर राजीव से पूछा जाता है, राजीव पुलिस के सामने कहने लग जाता है कि साहब जी, जब शाम का टाइम होता है, शाम के टाइम में जो होता है राजकुमार और सुखपाल के साथ मिलकर हम तरीके से ड्रिंक करते हैं। अब इधर मंजू भी होती है और चारों होते हैं। चारों जो होते हैं वहीं दूर एक बाग होता है, उसी बाग में जाकर आम खाने के लिए हम लोग इधर उधर गश्त कर रहे होते हैं। तभी सुखपाल को काफ़ी गहरी नींद आ जाती, वह सो जाता। तो हम लोग सोचते हैं चलो सो रहा है, अपना आम खा लेते हैं, फिर साल मिलकर घर चले जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद जब देखते सुखपाल वहाँ से सुपुर्द हो जाता है। हम लोग उसको काफ़ी आवाज़ लगाते हैं, लेकिन सुखपाल का कहीं अता पता नहीं चलता। हम लोग घर चले जाते हैं। यह बात जब पुलिस सुनती है, सुनने के बाद राजीव की बात पर यकीन नहीं करती। उसके बाद में पुलिस को कुछ झोल दिखाई देता है, जिसकी वजह से पुलिस की जो शंका होता है सीधा का सीधा राजीव के ऊपर टिक जाता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है समझ जाती कि बस करो, राजीव पुलिस के सामने बिना शक्ति के सच्चाई नहीं रखेगा। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त राजीव के सामने एक जाल फेंकती है, कहने लग जाती है देखो, मंजू जो होती है वह सीधा सीधा कह रही है कि राजीव ने ही मिलकर हमारे पति की बेरहम तरीके से हत्या की है। अब बताओ इसमें तुम क्या झूठ बोलना चाहोगे। यह बात जब राजीव सुनता चौंक से करने लग जाता कि नहीं साहब, हमने तो हत्या की है और साथ में इसमें मंजू भी मिली हुई है और साथ में राजकुमार भी मिला हुआ है। पुलिस के सामने जैसे नाम लेता पुलिस की स्टूड होती है उसी समय चौंक सी जाती है कि अरे इतनी गहराई दाबकर राजीव कुमार अपने अंदर बैठा हुआ था। पुलिस की टीम राजीव के ऊपर वहीं थोड़ी बहुत शक्ति दिखाती है, उसको अपने साथ लेती है और लेकर उस गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एक पीपल का पेड़ पड़ता है, उसी के नीचे एक कुआं होता है। पुलिस की टीम उसमें झांकती है तो देखती है कि उसी कुएं में सुखपाल का डेड बॉडी पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में पड़ा होता है, उसके गर्दन अलग होते हैं। पुलिस की टीम उसके बॉडी को कब्जे में लेती है और लेने के बाद वहीं पंचनामा भरती है। भरने के बाद उठाकर अपने नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है अब उसी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। इधर पुलिस की टीम अब बिना टाइम गंवाए सबसे पहले राजकुमार को जाकर मुरादाबाद से अपने कस्टडी में लेती है। दूसरी तरफ मंजू को ही उसके ही ननद के यहाँ से कस्टडी में लेकर इधर दोनों को थाने पहुँच जाते हैं। लेकिन जब दोनों राजीव कुमार को देखते हैं समझ जाते हैं पुलिस के सामने पूरी सच्चाई आ चुकी है। इसीलिए पुलिस की टीम बिना शक्ति के तीनों से पूछताछ करती है और करने के बाद तीनों के तीनों वहीं टूट जाते हैं। लेकिन तीनों के तीनों जो सच्चाई रखते हैं इसे सुनने के बाद लोगों की रोकटी तक खड़े हो जाते हैं। असल में सिर्फ उत्तर प्रदेश का जाना माना जो ज़िला पड़ता है मुरादाबाद और उसी का रामपुर हाईवे लगता है, उसी के दक्षिण साइड में ही हरसैनपुर एक गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं रतन सिंह। रतन सिंह की अपनी पत्नी होती है, लेकिन रतन सिंह के पास लगभग 8 बीघा की खेती होती है और उसी खेती में तौर तरीके से फल फूल और सब्जियां उगाया करते थे, जिसकी वजह से अब इधर रतनपाल के पास ठीक ठाक पैसे आ जाते थे। उसी पैसे से अपने परिवार में पल रहे तीनों बच्चों का तौर तरीके से पालन पोषण भी करते हैं। उनके टोटल 3 ही बच्चे होते हैं, जिसमें 2 को 2 बेटियां होती हैं और एक इकलौता बेटा वही सुखपाल होता है, जिसमें बड़ी बेटी उषा होती है और दूसरे नंबर की राजबाला होती है। लेकिन जब उषा और साथ में राजबाला अब शादी की तली पर पहुँचती है तो राजबाला और उषा की जो शादी होता है तौर तरीके से अब इधर रतन सिंह जो होते हैं अब कर देते हैं। अब रतन सिंह की जो अपनी बड़ी बेटी होती है उषा अपने ही ससुराल खाई खेड़ा होता है जाकर अब रहना शुरू कर देते। उसके अपने परिवार में उसका अपना पति होता है, यही राजीव कुमार। राजीव कुमार के साथ उषा अपनी ज़िंदगी तौर तरीके से बिताने लग जाती। बीतते बीतते इधर जो था उषा और राजीव की ज़िंदगी का कई साल बीत जाता। इस बीच उषा के अब टोटल 2 बच्चे हो जाते हैं। अपने परिवार में उषा जो होती है उलझ जाती है, लेकिन उषा का जो होता है अपने ही मायके आना जाना होता है।
लेकिन इसी बीच अब सुखपाल भी होता है। सुखपाल अपने पिता के साथ रहकर अपने घर गृहस्थी में इस तरह उलझा होता है कि आगे अपनी पढ़ाई नहीं कर पाता, जिसकी वजह से सुखपाल उसी समय अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए अब राजगिरी का काम करना शुरू कर देता। और जब करने लग जाता है तो सुखपाल के पास अब ठीक ठाक पैसे आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से सुखपाल का जो परिवार होता है खूबसूरत तरीके से इधर चलने लग जाता है। लेकिन जब रतन सिंह देखते हैं कि हमारा जो बेटा है अब सुखपाल पूरी तरह से शादी की दहलीज पर पहुंच चुका है, तो ठीक घटना से 6 साल पहले जो होता है अब सुखपाल के लिए लड़की की तलाशी करते हैं। तभी रतनपाल के ही कुछ अपने करीबी दोस्त होते हैं, उन्हीं दोस्तों के द्वारा पता चलता है कि ठीक कौनबी के ही रहने वाले राजेंद्र होते हैं। अब उन्हीं की अपनी बड़ी बेटी होती है। अब इधर मंजू देखने में काफ़ी खूबसूरत है और थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी है, लेकिन राजेंद्र के द्वारा रतन सिंह जो होते हैं जाकर उनकी बेटी का हाथ मांग लेते हैं। और मांगने के बाद मंजू की जो शादी होता है खूबसूरत तरीके से अब इधर सुखपाल के साथ कर दिया जाता है। अपने ससुराल में आकर मंजू अपने पति के साथ खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताने लग जाती है। लेकिन इधर सुखपाल जो होता है मंजू जैसे खूबसूरत पत्नी पाकर अपने आप को ऐसा पति समझने लग जाता कि आखिर हमारे गांव में कोई ऐसा पति नहीं बचा होगा जो हमारी पत्नी जैसी खूबसूरत पत्नी रख पाया हो। यही सब सोच साझ कर सुखपाल अपनी पत्नी मंजू का काफ़ी तौर तरीके से अपने घर में इज्जत सेवा पानी करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही अब मंजू के ज़िंदगी का अपने पति के साथ कुछ महीने बीतते हैं, बीतने के बाद मंजू के दिल को बड़ी तेज़ धक्का लगता है। उसको एहसास हो जाता है कि इस घर में हमारी ज़िंदगी आकर पूरी तरह से नरक हो गई है, क्योंकि जब से आए हुए हैं तब से हमारा जो पति है इस घर में हमें एक कैदी की तरह बनाकर रखा हुआ है। क्योंकि मंजू के जो शौक़ होते हैं उसके शौक़ अलग होते हैं। उसकी अपनी सोच होती है कि हम शादी उस व्यक्ति के साथ करेंगे जो काफ़ी पढ़ा लिखा हो, शहरी स्वभाव का लड़का हो, रोज़ हमें मॉल में और शॉपिंग ले जाए, सिनेमा घरों में ले जाए। यही सब सोच साझ कर मंजू का दिल वहीं टूटने लग जाता है कि आखिर एक खेती बाड़ी वाले व्यक्ति के साथ हमारी शादी होकर इसी खेती भरी ज़िंदगी में उलझ सी गई है। अब इसी को लेकर जो थी मंजू अब अपनी पति के सामने जो होते हैं अपनी खूबसूरती का धौस दिखाकर उससे अपने श्रृंगार के लिए, अपने खर्चे के लिए पैसे ऐंठना शुरू कर देती है। लेकिन सुखपाल जो होता है अपनी पत्नी की खूबसूरती और प्यार में इस तरह अंधा हो जाता है कि अपनी पत्नी की हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए हर कोशिश करता और कर भी देता। और इसी का तौर तरीके से फ़ायदा जो थी मंजू उठाने लग जाती। लेकिन कभी कभी दोनों के बीच अब झगड़े तकरार शुरू हो जाते। लेकिन इसी बीच मंजू एक बेटे की माँ बन जाती है। और जब माँ बनती है, माँ बनने के बाद मंजू की खूबसूरती और तौर तरीके से उभरने की वजह से इधर सुखपाल की जो चाहत होती है प्रतिदिन और बढ़ जाता है। और बढ़ने की वजह से दोनों के बीच होते हैं रिश्ते तौर तरीके से कायम होते हैं। लेकिन जब कुछ साल बीतता है तो इधर एकाएक सुखपाल अब मंजू के सुख से उबने की वजह से दोनों के बीच मरोड़े शुरू हो जाते हैं। इसी बीच मंजू को एहसास हो जाता है कि हमारे पति के अंदर वह चाहत नहीं बची जो शादी के कुछ महीने के अंदर था। यही सब सोच साझ कर मंजू भी काफ़ी तरह की बातें अपने घर में अपने पति के साथ करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से इधर खुद सुखपाल परेशान हो जाता है। और परेशान होने की वजह से अब वह धीरे धीरे शराब का सेवन करना शुरू कर देता। शाम के टाइम जब घर लौटने के बाद मंजू से झगड़े तकरार करता। यह सिलसिला जो होता है दिन पर दिन अब चलना शुरू हो जाता है। अब चलते चलते जब कई महीने को वक्त निकलने लग जाता है तो इसी बीच मंजू का ही अपनी जो ननद होती है उषा मौके पर अपने पति राजीव के साथ जो होता है उसी घर में आई हुई थी। क्योंकि छोटा नवजात बच्चा होता उसी की सेवा पाने के लिए उषा अपने घर में आई थी। लेकिन उसी वक्त राजीव भी आया हुआ था। लेकिन राजीव दिन भर घर पड़े रहने की वजह से इधर खुद अपनी सरहज के ऊपर उसकी जब नज़र पड़ती है, पड़ने की वजह से इर्द गिर्द मंडराने लग जाता है। मंडराने की वजह से मंजू भी समझ जाती है कि आखिर हमारी जो अपनी नंदोई है अब राजीव कुमार हमसे चाहते हैं क्या। क्योंकि मंजू की जो चाहते होते हैं उसके रात में धरे के धरे रह जाते हैं, जिसकी वजह से मंजू की जो नज़र होता है अब जाकर राजीव की चाहतों पर पड़ जाता है। पड़ने की वजह से खुद जो होती है मंजू अब राजीव के ऊपर डोरे डालना शुरू कर देती। इस तरह डालती है कि जल्द जल्द उनके साथ संबंध बनाने के लिए उसकी चाहत बन जाती है। लेकिन वह मौका अब नहीं पाती कि आखिर अपने घर में अपने रिश्ते को अंजाम कैसे दे। लेकिन राजीव जो होता है समझ जाता कि मंजू की जो चाहत होता है पर दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से राजू इधर अपनी सरहद के इर्द गिर्द मंडराना इतना शुरू कर देता है कि मौके की तलाश में बैठा रहता है।
दोनों हर टिटोले अपने घर में ही किया करते थे और कभी ऐसी टिटोले कर देते कि जब मंजू सुनती तुरंत बड़ी खुश हो जाती कि आखिर इस टिटोले का मतलब क्या है। तब एक दिन अब दोपहर का टाइम होता है, तो उसी वक्त अब इधर जो होता है सुखपाल मौके पर राजगिरी के काम के लिए घर से बाहर चला जाता है और उषा भी अपनी बच्ची को लेकर मार्केट चली जाती है। घर में पूरा सुनसान का माहौल होता है, लेकिन मंजू जो होती है शौचालय में जाती है, वहीं स्नान करना शुरू कर देती है। लेकिन उसका जो मेन दरवाज़ा होता है वह दरवाज़ा तो होता नहीं, वहीं पर चारपाई लगाकर मौके पर स्नान कर रही होती है। लेकिन हाँ, बगल चारपाई पड़ा होता है, उसी चारपाई पर राजीव बैठा होता है। लेकिन राजीव के मन में तरह तरह की कल्पनाएं आना शुरू हो जाती हैं। वह सोचने लग जाता आज मौका अच्छा दिख रहा है। लेकिन जैसे चंद मिनट बीतते तो उसी वक्त मंजू जो होती है स्नान करके बाहर निकलती, लेकिन उसके शरीर पर एक ही कपड़ा होता है। उस कपड़े को देखकर राजीव अपने अंदर की जिज्ञासा को वहीं जगा बैठता, लेकिन मंजू भी समझ जाती है कि आज राजीव की चाहत कहाँ तक है और राजीव को इशारा मार देती है। इशारा मारने के बाद राजीव अपने साथ लेती है और ले जाकर अपने बेडरूम में खुद अपने ही नंदोई के साथ इधर संबंध बना लेती और संबंध का जो सिलसिला होता है इधर बेधड़क राजीव का अपने ही सरहज के साथ उस घर में चलने लग जाता। ऐसे चलते चलते कई महीनों का वक्त बीत जाता और बीतने के बाद इनके बीच जो सिलसिला होता है पर दिन इस तरह बढ़ जाता है कि इधर खुद मंजू अपने पति सुखपाल से दूरियां बनाने लग जाती है। उसका कारण यही होता है कि इधर नंदोई का करीब आना, लेकिन इधर सुखपाल नहीं समझ पाता कि हमारी पत्नी हमसे दूरी किस लिए बना रही है, कि झगड़े तकरार किस लिए कर रही है। लेकिन यह सिलसिला जो होता है अब इधर मंजू और राजीव का घर में बेधड़क चलने लग जाता। ऐसे चलते चलते जब कई महीनों का वक्त बीतता है, बीतने के बाद जो होता है अब इनके प्रेम संबंध के जो चर्चे होते हैं पूरे मोहल्ले में हो जाते हैं। होने की वजह से खबर जाकर सुखपाल के कान में पहुंच जाता है और जब पहुंचता है, जब इधर जाकर मंजू से पूछताछ करता है तो मंजू जो कहने लग जाते कि आखिर तुम्हारी जो सोच है वह कहाँ तक हम समझ गए हैं। लेकिन यह बात जब सुखपाल सुनता है, सुनने के बाद उसको यकीन हो जाता कि बस करो, हमारी पत्नी को लेकर जो लोग तरह तरह की बातें करें उनकी बात में सच्चाई है, जिसकी वजह से अपनी पत्नी के ऊपर उस दिन कड़ा पहरा लगा देता। और लगाने की वजह से मंजू जो होती इधर अपने पति अब सुखपाल से झगड़े तकरार करना शुरू करती। इतनी झगड़े तकरार करती कभी कभी अपने पति के हाथों भी वह पिट जाया करती थी। और तभी एक दिन झगड़े तकरार की हद पार हो जाती है। पार होने की वजह से मंजू जो होती है अपने दोनों बच्चों को साथ लेती है और साथ लेने के बाद मुरादाबाद के ही गोविंद नगर पहुंच जाती है। वहीं अपनी मौसी के साथ अपने दोनों बच्चों को लेकर अब रहने लग जाती है। और जब रहने लग जाती है तो उसकी जो मौसी होती है उधर मंजू को काफ़ी समझाती बुझाती है कि बेटी अपने ससुराल चले जाओ, लेकिन मंजू करने लग जाती है क्या करें, हम अपने पति से परेशान हो चुके हैं, बार बार नशे में धुत कर हमारी पिटाई कर देते हैं और हम उस घर में कतई जाएंगे नहीं। लेकिन मंजू की जो मौसी तो समझ जाती कि आखिर मंजू अब सुधरने वाली है नहीं। लेकिन मंजू जो होती है अपने ही मौसियार में कुछ महीने पड़े रहती है। पड़े रहने की वजह से अब उसकी जो रात की ज़रूरत होती है आए दिन बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसकी ज़रूरत उसके ससुराल में खुद उसका अपना ही जो नंदोई होता है राजू पूर करता था। लेकिन आखिर मौसियार में उसकी ज़रूरत कौन पूरे करेगा। लेकिन इसी बीच मंजू को नज़र होता है पड़ोस का रहने वाला एक रिश्ते में दूर का भाई होता है राजकुमार के ऊपर पड़ता है। लेकिन राजकुमार की जो नज़र होता है जैसे मंजू के ऊपर पड़ता है, पड़ने के बाद अब राजकुमार जो होता है अब मंजू के इर्द गिर्द मंडराने लग जाता है। मंजू भी समझ जाती कि राजकुमार चाहता क्या है। राजकुमार के अपने पिता होते हैं, अपने माता होते हैं। राजकुमार इंटर की पढ़ाई करने के बाद मौके में नौकरी की कोशिश करता, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लग पाती, जिसकी वजह से राजकुमार अपने घर में लतपन की ज़िंदगी गुजारता है। लेकिन इसी बीच अब जैसे ही राजकुमार की नज़र मंजू के ऊपर पड़ता है, पड़ने के बाद मंजू को पाने के लिए भरपूर कोशिश करता है और मंजू के सामने जाकर तरह तरह की बातें करता है। और इस तरह बातें करता मंजू भी समझ जाती कि राजकुमार की चाहत कहाँ तक है। लेकिन मंजू की अपनी जो चाहते होते हैं रिश्ते को तार तार करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। लेकिन राजकुमार उसी समय काफ़ी तरह का हथकंडा बनाता है कि आखिर जो होता है अब मंजू से करीबी कैसे बनाया जाए। और तभी एक दिन खुद जो होता है राजकुमार इधर जैसे ही मंजू के मौसी के पास पहुंचता है तो उसकी जो मौसी होती है राजकुमार के सामने खुद मंजू और उधर सुखपाल की झगड़े तकरार का कारण राजकुमार के सामने रख देती। वह समझ जाता कि अपने पति के ज़िंदगी से परेशान होकर यहाँ बैठी हुई है। अब वह समझ जाता आगे हमें करना क्या है। अब वही उसी वक्त मंजू के पास जाता है। अब उसको तरह तरह के
बातों को भरोसा दिलाता है। और इस तरह बातों का भरोसा दिलाता है कि मंजू ज्योतिष की बातों में आकर पिघल जाती है। तभी मंजू के सामने कह देता है कि मंजू अपने पति को कहो ना यहीं आकर तौर तरीके से बगल में ही एक प्लाट बिक रहा वही ले ले और आकर वहाँ मकान बनवा ले, हम उसको मकान भी सस्ता दिला देंगे और फिर जो होता है राजगिरी में उसको काम भी दिलवा देंगे। मंजू यह बात सुनती है, सुनने के बाद कहने लग जाती है कि अब जब कभी उनका फ़ोन आएगा तुरंत यहाँ बुलाएंगे। और राजकुमार की बात सुनकर मंजू जो होती है अपने पति का फ़ोन का इंतजार करती है। तभी बिना बताए एक दिन सुखपाल मंजू के पास पहुंचने के बाद इधर मंजू को मनाने लग जाता है कि दोनों बच्चों को लेकर चलो ससुराल में तौर तरीके से रहो, अब तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव अब नहीं करेंगे। लेकिन मंजू जो होती है अपनी बात पे अड़ जाती है, वह तैयार ही नहीं होती अपने ससुराल जाने के लिए, जिसकी वजह से सुखपाल परेशान हो जाता है। लेकिन जब मंजू समझ जाती कि सुखपाल अब परेशान हो चुका है, उसी वक्त कहने लग जाती है कि तुम आकर गोविंद नगर में ही मौसी के बगल एक प्लाट खाली है, वहीं पर मकान ले लो और बिक भी रहा है। यह बात जब सुनता है, सुनने के बाद जो होता है अब इधर सुखपाल अपनी पत्नी की बातों में आ जाता, आने की वजह सोचने लग जाता है कि चलो बच्चों के साथ हम भी यहीं पर रहेंगे। और उसी वक्त गांव में जाता है, अपने हिस्से की लगभग 6 बीघा की ज़मीन जो होता है बेच देता है और लगभग 12 लाख रुपए मिलते हैं। और उसी पैसे से आकर अपनी मौसी के घर के बगल जो होता है एक बना बनाया मकान 12 लाख में ले लेता है। और इधर उसी मकान में जाकर अपनी पत्नी अब मंजू और दोनों बच्चों को लेकर अब रहना शुरू कर देता है। अब सुबह का जब टाइम होता है तो अपने काम के लिए इधर सुखपाल जो था वहाँ से निकल जाता, दिन भर काम पे रहता, शाम को लौटता थका हारा चारपाई पर सो जाता। लेकिन मंजू के जो मंगे होते हैं पूरी तरह से पति के खर्राटे को देखकर शांत हो जाती है। लेकिन इसी बीच राजकुमार का जो था प्लान पूरी तरह से कामयाब हो जाता है और राजकुमार मौके की तलाश में इसी वक्त बैठा रहता है। बैठने की वजह से मंजू के घर आना जाना लगा देता है, जिसकी वजह से मंजू के साथ जाकर उसके ही घर में संबंध बन जाता है। और संबंध का सिलसिला होता है बेधड़क राजकुमार का सुखपाल की गैर मौजूदगी में मंजू के साथ चलने लग जाता है। ऐसे चलते चलते लगभग कई महीनों का वक्त बीत जाता है। बीतने के बाद जो था राजकुमार फिर अपना दूसरा दांव खेल लेता है। वह सोचने लग जाता है कैसे न तैसे कर कर मंजू के पति को ही रास्ते से हटवाया जाए, उसके हिस्से की जो ज़मीन है उसका जो प्लाट है यहाँ तक कि मंजू भी हमारे कब्जे में आ जाए। यही सब सोच साझ कर राजकुमार जो था मंजू के अपने बातों में उलझाने के लिए लग जाता है और मंजू के सामने तरह तरह के प्रस्ताव रखता है कि तुम कैसे न तैसे कर कर अपने हिस्से की बची जो ज़मीन है गाँव में उसको बेच बाच लो, फिर हम दोनों मिलकर शादी कर कर इसी घर में रहेंगे। अब मंजू जो होती है नौजवान युवक पाकर राजकुमार की बातों में बहक जाती है। बहकने के बाद उसका जो अपना पति होता सुखपाल जब भी मंजू के सामने पड़ता तो मंजू यही बात कहती, तुम बचे हुए जो ज़मीन है गाँव में वह भी बेच दो और बेचने के बाद यहीं आकर रहो। लेकिन यह बात जब सुनता सुखपाल पूरी तरह से तंग आ जाता। आने की वजह से घर में और मंजू और साथ में सुखपाल के बीच अब झगड़े तकरार शुरू हो जाते। इस तरह झगड़े तकरार होते हैं, सुखपाल नहीं समझ पाता कि झगड़े तकरार का कारण क्या है। लेकिन इसी बीच सुखपाल अपनी पत्नी से कहने लग जाता कि अब यहाँ हम कतई रहेंगे नहीं, इसको भी हम बेचने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यह बात जब सुनती है ना, सुनने के बाद पूरी तरह से दंग से रह जाती है। और दंग रहने के बाद इधर मंजू ना कुछ सोच पाती ना कुछ समझ पाती है, इधर परेशान हो जाती कि आखिर इसका हम रास्ता क्या निकालें। तभी एक दिन दोपहर का जैसे टाइम होता उसी वक्त अब सुखपाल अपने काम के लिए निकलता है। लेकिन काम पे जब पहुंचता पता लगता है आज तो काम बंद है। वापस लौट आता है, जैसे ही अपने घर के अंदर घुसता तो देखता अपनी पत्नी का जो दरवाज़ा होता है बेडरूम का अब खुला होता है। अंदर जाता है राजकुमार और साथ में मंजू को एक साथ पाता, दंग से रह जाता है। लेकिन राजकुमार वहाँ से तो फरार हो जाता, अपनी पत्नी को पाता वहीं पिटाई कर देता है, तरह तरह की बातें करता, समझाता बुझाता है और वहीं राजकुमार से दूरी बनाने के लिए हिदायत दे देता है। लेकिन मंजू सुखपाल से वहीं काफ़ी तरह की झगड़े तकरार करती है। झगड़े तकरार करने के बाद इधर जो होता है अब सुखपाल समझ जाता कि यहाँ रहना हमारा खतरे से खाली नहीं है। तो उसी वक्त खुद सुखपाल अपने दोनों बच्चों को अपने साथ लेता और लेने के बाद अपने ही अब गांव पहुँच जाता। गांव पहुँचने के बाद इधर मंजू अपने दोनों बच्चों से बड़ी तन्हाई में अकेली रह जाती है, परेशान हो जाती है। तभी पूरे भारत में लॉकडाउन लग जाता। लगने की वजह से मंजू समझ जाती कि हमारी ज़िंदगी अकेले गुजारना हमारी बस की बात नहीं हो रही है। भले रे राजू के साथ उसके रिश्ते पनप रहे हों, तभी इसी बीच खुद मंजू सोच लेती है कि आखिर अपने बड़े बेटे को अपने पास बुलाना हमारी ज़िंदगी का जीने का जरिया बनेगा। तभी उसी वक्त उसके नज़र में उसके ही अपने जो नंदोई होते हैं अब राजीव आ जाते हैं और राजीव से वह बात करती कहने लग जाती है कि तुम हमारे बेटे को हमारे पास कर दोगे तो बदले में तुम्हें 30,000 रुपये दे देंगे और साथ में बिन कपड़े के तुम्हारे साथ कमरे में जाएंगे। यह बात जब सुनता राजीव उसी वक्त
अपनी प्रेमिका अपनी सरहज की नज़र में आ जाता। आने की वजह से बात मान लेता और जाता खुद अपने ही साले सुखपाल के पास पहुँचता, उससे तरह तरह की बातें करता है, उसके साथ बैठकर ड्रिंक लगाता है और लगाने के बाद सुखपाल के सामने अपनी मन की बात रख देता है। और सुखपाल जो होता है राजीव की बात में आ जाता। आने की वजह से इधर अपने बच्चे को अब मंजू के पास भेजने के लिए तैयार हो जाता है और राजीव उसके बड़े बेटे को लेता। लेने के बाद मंजू के पास पहुंचता है और इधर मंजू जब अपने बड़े बेटे अभी को पाती है, पाने के बाद बड़ी खुश हो जाती है। खुश होने के बदले राजीव को अपने बेडरूम में ले जाती है और उसके साथ बिन कपड़े के उसके प्रस्ताव को मान लेती है। उसके पास वही अंजाम करती है जो होता है। फिर इधर जो होता है अब राजीव अपने गाँव चलाता है। अपने गाँव आने के बाद जो होता है दूसरी तरफ सुखपाल अकेले घर में परेशान हो जाता है। लॉकडाउन माहौल होने के नाते सबके काम बंद हो जाते हैं और इधर पूरी तरह से पैसे सुखपाल के खाली हो जाते हैं। सोचने लग जाता कि हमारी पत्नी के पास जो होते हैं जो प्लाट बिके हुए थे, बचे हुए पैसे पड़े हुए हैं, चलते हुए पैसे मांगते हैं। अब सुखपाल यही सोचकर अपने ही पत्नी के पास पहुंचता है, लेकिन जैसे ही सामने मंजू सुखपाल को देखती है बड़ी मुस्कुरा देती हैं। सुखपाल समझ जाता कि लग रहा हमारी पत्नी की ज़िंदगी अब संवर रही है। कुछ ऐसी बात कर देता करने की वजह से मंजू बिना किसी रोक टाक के अपने बच्चे को लेती है और लेने के बाद ठीक अपने ही अब इधर ससुराल पहुंच जाती है। आने के बाद अपनी पति के साथ मिलकर खूबसूरत तरीके से मंजू जो होती है अपनी ज़िंदगी बिताने लग जाती है। इधर सुखपाल को यकीन हो जाता लग रहा हमारी जो पत्नी है ना वह पूरी तरह से सुधर चुकी है, उसके अंदर कोई खोट नहीं बचा है, जिसकी वजह से इधर अपनी ज़िंदगी खूबसूरत तरीके से अब बिताने लग जाती है। लेकिन दूसरी तरफ राजीव जब खबर पाता है कि मंजू अपने ससुराल आ चुकी है ना, तो राजीव जो होता अपनी पत्नी उषा को लेता और लेने के बाद जाकर अपने ससुराल में डेरा जमा के बैठ जाता और फिर जो होता बेधड़क अपने ही सास के साथ मिलकर उसके बेडरूम में रिश्ते को राजीव अंजाम देने लग जाता, अपनी तौर तरीके से अपनी ज़रूरत पूरा करने लग जाता। और जब ज़रूरत पूरा होने लग जाता है तो मंजू को भी दिखने लग जाता कि आखिर अब जो होता है वह समय आ गया जिस समय के लिए हम अपने ही ससुराल आए हुए थे। तभी इधर राजीव जैसे ही मंजू के साथ रिश्ता बनाकर उठता है तो राजीव के सामने मंजू खड़ी होकर कहने लग जाती है कि हम तुम्हारे सामने एक पेशकश कर रहे हैं, अगर तुम मान लोगे तो तुम्हारे सामने हर वक्त बिना कपड़े के आएंगे। यह बात जब सुनता राजीव कहने लग जाता हाँ बता दो। मंजू कहने लग जाती कि देखो हमारे हिस्से में कुछ ज़मीन है, उस ज़मीन को हम बेचेंगे, जो पैसा आएगा तुम्हारे पास रख देंगे और पैसे के तुम मालिक होगे और साथ में तुम्हारे हम मालिक होंगे। यह बात सब सुनता है राजू कहने लग जाता है कि बताओ हमें करना क्या। वह यही कह देती है कि हमारे पति को हमारे रास्ते से ठिकाने लगाना पड़ेगा। राजीव जब यह बात सुनता, सुनने के बाद प्यार में इतना अंधा होने की वजह से राजीव हमें भर लेता है। और दूसरी तरफ बिना टाइम गंवाए मंजू जो होती है अब जाती है मुरादाबाद, गोविंदनगर पहुंचती है। पहुंचने के बाद उसी कमरे में कुछ दिन रहती है और रहने के बाद राजकुमार का आना जाना हो जाता। फिर राजकुमार के सामने कहने लग जाती कि राजकुमार देखो तुम्हारे सामने एक शर्त रख रहे हैं, अगर वह शर्त को मानोगे तुम्हारे साथ हम बिन कपड़े के इसी कमरे में ज़िंदगी गुजारेंगे और तुम्हारी अर्धांगिनी बनकर तुम्हारे साथ रहेंगे और इस प्लाट का मालिक तुम्हें बनवा देंगे। यार राजकुमार यह बात सुनता बड़ा खुश हो जाता, कहने लग जाते बताओ हमें करना क्या है। वह वही बात कहती है जो राजू के सामने रखती है। अब राजकुमार जब मंजू की बात सुनता है तुरंत हामी भर लेता, क्योंकि उसका पहले का प्लान होता है कैसे ना तैसे कर सुखपाल को रास्ते से हटाया जाए, फिर इस मकान का मालिक बना जाए और साथ में मंजू के जीवन के साथ ज़िंदगी गुजारा जाए। यही सब सोचकर राजकुमार खुश हो जाता और बिना रोक टाक के राजकुमार जो होता मंजू की बात में आ जाता उसके पति सुखपाल को अपने रास्ते से हटाने के लिए। और तभी तीनों के तीनों जो होते हैं उसी दिन से प्लान बनाने के लिए अब लग जाते हैं। अब मंजू अपने दोनों प्रेमियों के सामने यही दांव खेल जाती, लेकिन दांव उसका जो होता है मंजू को कामयाब दिखना शुरू हो जाता है। और मंजू जो होती है अपने पति सुखपाल के सामने इतना प्यार परोस देती है जिसकी वजह से उसको यकीन नहीं हो पाता है कि हमारी पत्नी हमारे पीछे कोई खेल खेल रही है। लेकिन जैसे कुछ महीने बीतते हैं तभी मंजू जो होती है अपने पति सुखपाल से कह देती है कि चलो काफ़ी दिन हो गया है तुम अपने बहनोई के घर नहीं गए, आज हम चलते हैं। यह बात जब सुनता है तो सुखपाल अपनी पत्नी की अब बात को टालना नहीं चाहता था, क्योंकि काफ़ी दिन बाद उसके साथ खूबसूरत तरीके से उसकी पत्नी ज़िंदगी गुजार रही होती है। यह बात जब राजू सुनता है तो तुरंत मंजू की बात मान लेता और मानने के बाद अपने दोनों बेटे को अपने साथ लेता और लेने के बाद ठीक बहनोई के गांव अब खाई खेड़ा पहुंच जाता। पहुंचने के बाद जो होता है इधर मंजू का अपने ही
नंदोई के घर रहकर लगभग 4 दिन तौर तरीके से राजीव के साथ भी उस घर में रिश्ता बनाने लग जाती है और 4 दिन का वक्त बड़े तौर तरीके से बीतता है। तो इसी बीच घटना से मात्र 1 दिन पहले जो होता है, खुद मंजू फ़ोन करके राजीव को उसी घर में बुलाती है। तौर तरीके से पार्टी भी करते हैं, अपने प्लान को पूरी तरह से गठित भी कर लेते हैं। तभी घटना का वक्त भी आ जाता है और ठीक वही 14 जुलाई साल 2020 का ही अब शाम का टाइम होता है। तो उसी वक्त अपने ही घर में राजीव जो होता है दावत का प्रोग्राम करता है और दावत के प्रोग्राम में काफ़ी सारे शराब की व्यवस्था किए जाते हैं। इधर राजकुमार भी मौजूद होता है, सुखपाल भी मौजूद होता है, मंजू मौजूद होती है और दूसरी तरफ राजीव मौजूद होता है। सभी मिलकर तौर तरीके से घर में बैठकर ड्रिंक पानी करते हैं। लेकिन जैसे रात का 10 बजे के आसपास टाइम होता है, उसी वक्त उषा के दोनों बच्चों को गहरी नींद आने लग जाती है। अपने 2 बच्चों को अपने साथ लेकर छत पर निकल जाती है सोने के लिए। लेकिन रात का जब 11 बजे के आसपास टाइम होता है तो मंजू अपने दोनों प्रेमी को इशारा मार देती, समझ जाते कि आगे हमें करना क्या है। कैसे ना तैसे कर वहीं पर इधर जो था सुखपाल को नशे में बेसुध कर देते हैं और जब नशे में बेसुध हो जाता है तो इधर सुखपाल को कहने लग जाती है खुद, चलो बाग में आम खाने के लिए। सुखपाल जो होता है बात मान लेता है और तीनों के साथ वहीं निकल पड़ता है, अपने गांव के बाहर जाते हैं और उसी बाग में इधर उधर घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ देर जब बीतता है तो ज़मीन पर नशे की वजह से सुखपाल गिर जाता है। समझ जाते हैं कि आखिर हमें करना क्या है। लेकिन कैसे न तैसे कर सुखपाल को तीनों मिलकर अपने साथ लेकर वहाँ से लगभग किलोमीटर दूर अब हसनगंज पड़ता है, वहीं ईंट भट्ठा होता है, वहीं के करीब एक पेड़ होता है, उसी के नीचे कुआं होता है। अब लेकर उसी के करीब पहुंच जाते, वहाँ चौतरा बना होता, उसी चौतरे पर सुखपाल बैठ जाता है। लेकिन बैठने के बाद नशे में धुत होने की वजह से वहीं चित्त पड़ जाता है और मंजू, राजकुमार और इधर राजीव इस अवस्था को देखते समझ जाते कि हमें करना क्या है। तीनों मिलते हैं, एक हथियार निकालते, उसी हथियार से ताबड़तोड़ प्रहार जो होता है सुखपाल के ऊपर कर देते हैं। सुखपाल की थोड़ी देर बाद मौत हो जाती है और बॉडी लेते हैं और लेने के बाद उसके गल और धड़े को अलग कर देते हैं और लेकर उसी कुएं में और डंप कर देते हैं। और करने के बाद मंजू तीनों से वादे के मुताबिक ज़िंदगी साथ बिताने के लिए हामी भर लेती है और अपने ही घर निकल जाती है। लेकिन जब सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम उषा अपने भाई सुखपाल के बारे में खुद अपने पति राजीव से पूछताछ करती। राजीव कहने लग जाता कि बाग में गए थे, रात के वक्त नशे में बेहोश होने की वजह से सुखपाल कहीं सो गया था, लेकिन न जाने कहाँ उठ के चला गया, हमें यकीन है कि वह आ जाएगा। उषा के मन में शंका जाहिर, जिसकी वजह से अपने ही भाभी अब मंजू के ऊपर दबाव मारती कि थाने में जाओ, भाई के बारे में गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करवाओ, जिसकी वजह से मंजू अपनी ही ननद की बातों में मजबूर हो जाती, थाने पहुंच जाती है। अब एक गलती की वजह से मंजू पुलिस के कंधे चढ़ जाती। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब सच्चाई खुद मंजू के थ्रू आती, पुलिस की टीम सनस रह जाती है और मंजू के ही तहरीर पर इधर उसके अपने दोनों प्रेमी राजीव कुमार और साथ में दोस्त का उसका खुद का अपना भाई होता है राजकुमार, पुलिस दोनों को अपने कस्टडी लेकर ले जाकर वहाँ की कोर्ट पेश कर देती है और तीनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल के ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको यह बताना आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।